नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेंद्र प्रताप सिंह, सहायक आचार्य, कालीचरण पीजी कॉलेज, हिंदी विभाग और इग्नू का एकेडमिक काउंसलर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि पर चर्चा की थी। अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि के अंतर्गत, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, कुल 2 खंड हैं, जिनमें कुल 12 इकाइयाँ हैं और इसमें खंड 1 के अंतर्गत कुल 6 इकाइयाँ हैं। और इन 6 इकाइयों में हमने प्रथम व्याख्यान में अनुवाद और साहित्य अनुवाद पर बात की थी और इसी के अंतर्गत हमने देखा कि अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि में अनुवाद की क्या उपयोगिता है, अनुवाद कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अनुवाद की समस्याएं क्या है, चुनौतियां क्या हैं और उनका समाधान क्या संभव है, इन पर विस्तार से चर्चा की थी। जैसा कि विदित है कि अनुवाद का परिचय और साहित्य अनुवाद के अंतर्गत कुल 6 इकाइयों में ये पाठ्यक्रम व्यवस्थित है। इकाई 1 के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों अनुवाद स्वरूप और आयाम पर बात की थी। इकाई 2 के पाठ्यक्रम में आपके अनुवाद के विभिन्न प्रकार और उसके क्षेत्र के बारे में परिचय कराया गया है और अनुवाद 3 के अंतर्गत अनुवाद की प्रक्रिया क्या है, साधन और पुनरीक्षण पर बात करनी है। इसी तरह इकाई 4 के अंतर्गत मुख्यतः साहित्य अनुवाद और एक परिचय के अंतर्गत गद्य साहित्य का अनुवाद और पद्य साहित्य के अनुवाद पर विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से कुल आपका जो पाठ्यक्रम है वो 6 इकाइयों में व्यवस्थित है, जिनमें आज हमारे व्याख्यान का मुख्य केंद्रबिंदु होगा अनुवाद की प्रक्रिया, साधन और पुनरीक्षण। अनुवाद की क्या प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत किस प्रकार एक अनुवादक अपनी भूमिका का निर्वहन करता है और वो कौन से साधन हैं जिन साधनों के माध्यम से एक अच्छा अनुवाद हो पाता है, होना संभव हो पाता है और पुनरीक्षण की प्रक्रिया क्या है, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अनुवाद प्रक्रिया क्या है, उसका महत्व क्या है और अनुवाद के विभिन्न साधन क्या है और साधनों की वास्तव में उपयोगिता क्या है, इस पर हम विचार करेंगे। और इसके बाद अनुवाद पुनरीक्षण की क्या भूमिका बनती है, अनुवाद पुनरीक्षण की प्रक्रिया क्या है, पुनरीक्षक का महत्व क्या होता है और एक पुनरीक्षक से हमारी अपेक्षाएं क्या होती हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि विदित है कि इकाई 3 के अंतर्गत अनुवाद प्रक्रिया, साधन और पुनरीक्षण ये आपका केंद्रीय विषय है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अनुवाद की जो प्रक्रिया है और उसके जो विभिन्न चरण हैं, उनके विषय में हम आसानी से जान सकेंगे और हम ये भी जान सकेंगे कि अनुवाद में इनके प्रयोग के द्वारा हम हमारी क्या उपयोगिता होती है, उससे हम कैसे समझ पाएंगे और प्रक्रिया में जो पुनरीक्षण से वास्तव में क्या अभिप्राय है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। प्रक्रिया का जो महत्व है, उसे समझ सकेंगे और उससे जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं एक परीक्षक से, उसके बारे में भी अवगत हो सकेंगे। जैसा कि इसके पहले के व्याख्यान में हमने बताया था कि अनुवाद के विषय में अलग-अलग तरह की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवाद की जो प्रक्रिया है, साधन और उनकी उपयोगिता तथा महत्व एवं विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रयोग के साथ अनुवाद कार्य में पुनरीक्षण के महत्व पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। अनुवाद करते समय आने वाली समस्याएं, चाहे वह भाषिक हों, पारिभाषिक हों या अवधारणात्मक स्तर पर हों, उनसे एक अनुवादक को जूझना पड़ता है और वास्तव में उसे जूझना भी चाहिए, तभी एक अच्छे अनुवाद की दिशा में वो आगे बढ़ पाता है। किन-किन साधनों एवं उपकरणों की मदद एक अनुवादक को लेनी चाहिए, इसके विषय में विस्तार से हमें विचार करना होगा। साथ ही हम यह भी जान पाएँगे इसका अध्ययन करते हुए कि कोई भी अनुवाद तभी पूर्ण हो पाता है, जब वह अनुवाद पुनरीक्षण की प्रक्रिया से गुज़रता है। बिना पुनरीक्षण की प्रक्रिया से गुज़रे एक अनुवादक एक अच्छे अनुवाद के परिणाम तक नहीं पहुँच सकता है। पाठ के पुनरीक्षण के माध्यम से ही हम जान पाते हैं कि अनुवाद की दृष्टि से पाठ कितना संप्रेषणीय बन पाया है, कितना संप्रेषणीय नहीं बन पाया है और उसमें अधिक से अधिक संप्रेषणीयता लाने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए
ये इसका एकमात्र जो माध्यम है वो पुनरीक्षण है। पुनरीक्षण की यह प्रक्रिया अनुवाद के दौरान अनायास हुई भूलों को पहचानने और उन्हें सुधारने में महती भूमिका का निर्वहन करता है। अनुवाद मूलतः स्रोत पाठ का लक्ष्य पाठ में अंतरण होता है, यानी कि स्रोत पाठ पाठ से लक्ष्य पाठ में जब हम उस पूरे विचार को, पूरी अ, अ, उस वाक्य की संरचना को उसमें ले जाते हैं, उसका अंतरण करते हैं, तो वो अनुवाद होता है। इस प्रक्रिया के दौरान अनुवादक को विभिन्न समस्याओं का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अंतरण की इस पूरी प्रक्रिया में कभी उसके समक्ष भाषिक अड़चनें आती हैं, तो कभी सामाजिक, सांस्कृतिक तमाम तरह की समस्याओं से उसे जूझना पड़ता है। इस इकाई में हम देखेंगे कि अनुवाद की इस प्रक्रिया में अनुवादों के साधनों के विभिन्न स्रोतों, प्रकारों और पुनरीक्षण की प्रक्रिया तथा उसके विभिन्न आयामों पर हम ध्यान से विचार करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि अनुवाद की प्रक्रिया पर। प्रिय विद्यार्थियों, अनुवाद की प्रक्रिया में स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा का उचित ज्ञान होना एक अनुवादक के लिए आवश्यक होता है। जब तक एक अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार नहीं होगा, तब तक वह एक अच्छा अनुवाद नहीं कर सकता है। उसे एक अच्छे अनुवाद की अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। अच्छे अनुवादक के लिए इन दोनों बातों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। साहित्य अनुवाद के अनुवादक से अपेक्षाएं हमारी और अधिक बढ़ जाती हैं, क्योंकि साहित्य का अनुवाद केवल उस सामग्री का ही अनुवाद नहीं होता है, अपितु कहीं न कहीं से उसमें अंतर्निहित अर्थ को अपने पाठक तक पहुँचाना अनुवादक की सबसे बड़ी चुनौती होती है, जिसे वो संभव बनाता है। साहित्य अनुवाद में अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के साथ-साथ दोनों भाषाओं की संस्कृति का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी जर्मन पाठ का हिंदी में हम अनुवाद करते हैं, तो अनुवादक के लिए इन दोनों भाषाओं के ज्ञान के अलावा जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वह दोनों संस्कृतियों का ज्ञान होता है। यदि एक अनुवादक को केवल जर्मनी भाषा अच्छी तरह से आती है, तो उससे हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो एक अच्छा अनुवाद कर सकता है। जब तक वो जर्मन की उस पूरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित नहीं होगा, उसका ज्ञान उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अ, पर केंद्रित नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं हम कर सकते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वो एक अच्छा अनुवाद कर सकेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अ, सतही किस्म का ना तो हमारा ज्ञान होना चाहिए और ना ही हमें उस पर भाषा पर पकड़ होना चाहिए। यानी कि उस पर बेहतरीन पकड़ जब तक हमारी नहीं होगी उसकी सांस्कृतिक और उनकी उस भाषा पर, तब तक एक अच्छे अनुवाद की संभावना नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, अनुवाद प्रक्रिया पर विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। यूजीन नायडा अनुवाद के मूलतः 3 चरणों की बात करते हैं। वो 3 चरण उनकी उनकी दृष्टि में पाठ का विश्लेषण हुए, दूसरा वो अंतरण और तीसरा पुनर्गठन की प्रक्रिया को मानते हैं। इसी प्रकार न्यूमार्क द्वारा बताए गए अनुवाद के ये 3 चरण नायडा द्वारा बताए गए 3 चरणों से बहुत मिलते-जुलते हैं। अनुवाद की संज्ञानात्मक प्रक्रिया यानी कि कॉग्निटिव प्रोसेस में व्याख्यात्मक प्रारूप के प्रवर्तक डेनिका सेलेस्कोविच तथा मरियाने लेडरर संगोष्ठी निर्वाचक के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण चरण उन्होंने भी बताए हैं: पठन और बोधन, डिवर्लाइजेशन और मौखिकीकरण और पुनः प्रस्तुतिकरण। जीन डेलीसेल अनुवादक द्वारा अनूदित पाठ को पुनः पढ़ने और उसके मूल्यांकन के संदर्भ में एक अन्य चरण की चर्चा करते हैं, जिसे वह वेरिफिकेशन या प्रमाणीकरण की संज्ञा देते हैं। वहीं पर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपनी पुस्तक अनुवाद विज्ञान और सिद्धांत तथा प्रविधि में अनुवाद प्रक्रिया के 5 चरणों का उल्लेख किया है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार अंतरण, विश्लेषण और पुनर्गठन के साथ बाद अनूदित पाठ का समायोजन और मूल पाठ से तुलना भी एक आवश्यक कड़ी है। ये भोलानाथ तिवारी जी में इसमें एक अगली कड़ी जोड़ी है, जो अनुवाद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि अनूदित पाठ का समायोजन
और मूल पाठ से उसकी तुलना किया जाना आवश्यक है। जब तक हम मूल पाठ से किए गए अनुवाद की तुलना नहीं करेंगे, तब तक हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाएँगे कि जो अनुवाद किया गया है, वो कितना उपयुक्त बन पड़ा है और कितनी उसमें और सुधार की आवश्यकता है। अनुवाद की प्रक्रिया संपूर्ण हो पाती है। उनके अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के ये 5 चरण महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि पाठ पठन, पाठ विश्लेषण, भाषांतरण, समायोजन और मूल से तुलना। अनुवाद की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर चर्चा करते हुए हमने ये अनुभव किया है कि विभिन्न अनुवाद चिंतकों द्वारा बताए गए अनुवाद प्रक्रिया के चरणों में काफ़ी हद तक समानता पाई गई। हम देखते हैं कि जिन चाहे वो भोलानाथ तिवारी जी हों या उनके पूर्व के पाश्चात्य अनुवाद के चिंतक हों, कहीं न कहीं से उनके मूल विचारों में एक समानता, एक रूपता हमें दिखाई देती है। क्योंकि अनुवाद की जो मूलभूत समस्याएँ हैं या अनुवाद एक अच्छे अनुवाद के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, वो कमोबेश एक जैसी होती हैं। यही कारण है कि इन चिंतकों का जो चिंतन और दृष्टिकोण है, जो उनका सुझाव है, वह भी कहीं न कहीं एक-दूसरे से मिलता-जुलता है। इसी प्रक्रिया में जिसकी चर्चा डीन डेलिसेल करते हैं अपने अनुवाद प्रक्रिया के बाहर भी कुछ महत्वपूर्ण चरणों की चर्चा वो करते हैं और किए जाने की ओर अपना सुझाव देते हैं। उनका कहना है कि पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा, ये तीनों महत्वपूर्ण पहलू हैं। अनुवाद प्रक्रिया के इन बाह्य चरणों में ये पुनरीक्षण की विस्तृत चर्चा करते हैं। समायोजित रूप से कहें तो अनुवाद प्रक्रिया के ये 3 चरण ये चरण निम्न प्रकार से हम समझ सकते हैं, जिनमें पाठ अध्ययन है और पाठ अध्ययन के साथ पाठ का विश्लेषण है, भाषांतरण है, प्रतिस्थापन है और तुलनात्मक विश्लेषण है। ये 5 ऐसे बिंदु हैं, जिनका एक अनुवाद प्रक्रिया के लिए अ, अपनाया जाना महत्वपूर्ण होता है। सर्वप्रथम हम पाठ अध्ययन की यदि बात करें, तो विद्यार्थियों, अनुवाद करते समय इन सभी चरणों में अनुवादक को विचार करना होता है। उनमें भी सबसे पहले पाठ का अध्ययन एक अनुवादक के लिए अति महत्वपूर्ण पक्ष है। सर्वप्रथम मूल पाठ को समग्रता से एक अनुवादक के द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक अनुवादक किसी भी कृति का एक बेहतर अनुवाद तभी कर सकता है, जब वह उस कृति से आद्योपांत उसका अध्ययन करके उससे गुजरता हो। इस समग्रता के भीतर ही अनुवादक मूल पाठ की वस्तु, उसकी प्रक्रिया, उद्देश्य इत्यादि को समझने का प्रयास करता है। यहाँ यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि सृजनात्मक साहित्य की भाषा गैर सृजनात्मक भाषा से पूर्णतः भिन्न और गहन अर्थ संपन्न होती है। तात्पर्य ये है कि यहाँ विचार के साथ भावों का भी सामंजस्य होना आवश्यक है। यदि हमने केवल विचारों का अनुवाद कर दिया और भाव की गंभीरता को नहीं समझा या उसमें निहित अंतर्भावों के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास नहीं किया, तो हमारा अनुवाद निष्फल हो सकता है। इसलिए अनुवादक के लिए बहुत गंभीरता से इसका अध्ययन किया जाना चाहिए या किए जाने की आवश्यकता है। ये भी संभव है कि अर्थ के जितने स्तर मूल रचनाकार ने दिए हों, उतना ज उतना प्रयास करने पर भी अनुवादक उन अर्थों तक न पहुँच पा रहा हो, और संभव यह भी है कि लेखक से भी बेहतर अर्थ छायाओं को ढूँढ निकाले, ऐसा भी अनुवाद हो सकता है। ऐसी स्थिति में कई बार अनुवाद मूल से भी बेहतर बन पड़ता है, किंतु ऐसा करते समय अनुवादक को अपनी सीमाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। पूरे ध्यान से पढ़ने के बाद अनुवादक का विश्लेषण अ, अनुवादक पाठ का विश्लेषण करता है। तो इसलिए पाठ का अध्ययन एक महत्वपूर्ण पहलू है एक अनुवादक के लिए। कोई भी अनुवादक जब तक पाठ का अध्ययन नहीं करेगा, पाठ के अध्ययन करते समय वो उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार नहीं करेगा कि इसमें जो कहा जा रहा है और उसके इतर भी क्या सांकेतिक रूप में कहा जा रहा है, क्या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर कहा गया है, क्या भावनात्मक और भावमयता या भावयुक्त रूप में कहा गया है। इन समग्र बातों का ध्यान रखते हुए जब एक अनुवादक किसी कृति का अनुवाद करता है और उस पाठ अध्ययन की प्रक्रिया से गुजरता है पूर्ण रूपेण, तो एक अच्छे अनुवाद की संभावना वहाँ निहित होती है। अब हम बात करते हैं पाठ विश्लेषण की। पहला चरण हो गया पाठ अध्ययन की, ये बिल्कुल मूलभूत आधार है
और अनुवादक के लिए सबसे पहला चरण यही है कि वो किसी कृति का पूर्ण रूपेण अध्ययन करे, तदुपरांत उसका विश्लेषण, उस पाठ का विश्लेषण करने की आवश्यकता आती है। विश्लेषण के चरण में अनुवादक अनुवाद की प्रक्रिया को तय करता है। यह पूरी प्रक्रिया आंतरिक होती है, जिसमें अनुवादक एक बना स्थिति तक पहुंच जाता है। इस चरण के अंतर्गत अनुवादक को तय करना होगा कि अनुवाद की भाषा क्या हो, उसकी शैली क्या हो और अनुवाद करने का वो तरीका क्या रखे, उसकी उसका लय और त्वरा क्या निर्धारित करे। अर्थात अनुवादक के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि वह किसके लिए अनुवाद कर रहा है। अनुवाद होने के बाद उस कृति को कौन पढ़ेगा, उसका मूलतः पाठक कौन है और उस पाठक तक अपनी बात को या उस अनूदित कृति की पूरी अवधारणा को उस तक पहुँचाना उसका प्रथम लक्ष्य होता है। इसको ध्यान में उसे रखना पड़ता है, इसका विश्लेषण करना पड़ता है, आत्ममंथन करना पड़ता है, ताकि जो उसका अनुवाद है, वो अपनी अर्थवत्ता को बनाए रखे। तो इसलिए अनुवादक का ग्राहक कौन है, ये जानना आवश्यक है और स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो यह यदि अनुवादक शेक्सपियर का अनुवाद कर रहा है या फिर कालिदास की किसी रचना का अनुवाद कर रहा है, तो उसकी भाषा क्या होगी, या उसे तय करना होगा। और इस तय करने की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि शास्त्र सम्मत भाषा उसकी होगी, फिर इसे समयानुसार बदलना बदलना ठीक होगा कि नहीं होगा, इस पर भी एक अनुवादक को विचार करना पड़ता है। पाठक की आयु क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, इन बिंदुओं पर भी एक अच्छा अनुवादक विचार करता है। कई बार अनुवाद करने का उद्देश्य केवल वस्तु तक सीमित नहीं होता है। कई बार यह और विस्तृत होकर उसके शिल्प, उसकी भाषा के प्रति भी उतना ही गंभीर होता चला जाता है। यही अनुवादक को यह भी तय करना होता है कि जो अनूदित कृति है, विधा के प्रति उसकी क्या दृष्टिकोण है, उसके अनुसार भी उसके अनुवाद की नीति निर्धारित करनी पड़ती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुवाद का विश्लेषण बहुत आवश्यक है, यानी कि पाठ का अध्ययन करने के बाद जब अनुवादक उसका विश्लेषण करता है और विश्लेषण के इन विभिन्न पहलुओं पर वो विचार करता है कि जो अनुवाद वो करने जा रहा है, किसके लिए कर रहा है, उसका मूल पाठक कौन है और मूलतः इस कृत्य में यदि कोई ऐसा पक्ष भी मिलता है, ऐसा घटक उसमें दिखाई देता है, जिसका अनुवाद करना लक्ष्य भाषा में संभव नहीं दिखता है, तो वहाँ पर कितनी छूट लेते हुए अनुवादक को अपने पाठक तक उस पूरी कृति की बात को पहुँचाने का प्रयास किस रूप में करना चाहिए, इन सीमाओं का निर्धारण भी एक अनुवादक को करना पड़ता है। अब हम तीसरे चरण की बात करें, तो जिसमें भाषांतरण है। भाषांतरण में अनुवादक मूल भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में अंतरित करता है। यह विश्लेषण के ठीक बाद का चरण होता है, जिसके तहत अनुवादक तय रणनीति के अनुसार पाठ का भाषांतरण करता है। इस प्रक्रिया के तहत सही भाषा का चयन करना उसकी प्रथम आवश्यकता होती है। सही वाक्य संरचना बनाना, भाषा का अपना मुहावरा गढ़ना और कथ्य के साथ न्याय करना आदि ऐसे बिंदु हैं जिनका एक अनुवादक ध्यान रखता है। यह वास्तव में बहुत जटिल प्रक्रिया है। एक अनुवादक को इस जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अनुवादक भाषा, प्रतीकों, संवेदनाओं, अर्थछायाओं आदि सही प्रयोगों की समस्या से दो चार होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार यदि हम कहें तो अंतरण मुख्यतः 3 प्रकार का हो सकता है। भोलानाथ तिवारी जी का मानना है। पहला वो कहते हैं कि इकाई का समान इकाई में, जिसे शब्द शब्द, पदबंध का पदबंध में, उपवाक्य का उपवाक्य में, वाक्य का वाक्य में, वाक्यबंध का वाक्यबंध के रूप में अंतरण हम करते हुए चल सकते हैं। दूसरा बिंदु वो दिखाते हैं कि इकाई, छोटी इकाई जैसे उपवाक्य है, पदबंध है, और छोटी इकाई, बड़ी इकाई आदि जैसे पदबंध, उपवाक्य इत्यादि। इस प्रक्रिया का अलग चरण है प्रतिस्थापन। यह भाषांतरण के बाद और सही ठीक कहें तो लगभग साथ ही की प्रक्रिया है, जिसके अनुसार अनुवादक स्रोत भाषा की वाक्य संरचना, पदबंध, प्रवाह, अर्थछाया, शब्द संगत आदि को लक्ष्य भाषा के पाठ में रखकर
उसे देखता है, साथ ही दोनों भाषाओं की संस्कृतियों के साथ न्याय करने की कोशिश करता है। अ अ, इस प्रकार सृजनात्मक साहित्य और गैर सृजनात्मक साहित्य के बीच यही मूलभूत बिंदु है, जहाँ जाकर दोनों के अनुवाद की प्रक्रिया में अंतर आ जाता है। जहाँ गैर सृजनात्मक साहित्य विचार के संप्रेषण के साथ ही साथ संपन्न हो पाता है, वहीं सृजनात्मक साहित्य इस बिंदु पर केवल एक आयाम तक ही पहुंच पाता है। इसके बाद के चरण में अनुवादक को दोनों संस्कृतियों के बीच के तालमेल का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अनुवाद पढ़ते समय उसमें मूल की सी गति हो, इसके लिए भी अनुवादक को बहुत सतर्क और चैतन्य रहना पड़ता है। लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुकूल उसका अनुवाद हो, इसका वह बराबर ध्यान रखता है। उसमें मूल पाठ में कही गई बात पूरी तरह आ सके, इसका वो सर्वाधिक ध्यान रखता है। तो जो स्रोत भाषा में बात कही गई है, जिस तरह से स्रोत भाषा की कृति अपने मूल अर्थों को पाठक तक पहुँचाने में समर्थ बन पड़ी है, तो एक अनुवादक के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य यही होता है कि जो मूल पाठ है, उसमें कही गई जो मूल बातें हैं, वो कहीं से भी छीन न होने पाएँ, वो उनके पाठकों तक अवश्य पहुँचे। अब इसके बाद आता है तुलनात्मक विश्लेषण। तुलनात्मक विश्लेषण या हम कहें मूल्यांकन साहित्य के अनुवाद का अंतिम और सबसे कठिन चरण होता है, जिसके तहत दोनों पाठों को आमने-सामने रखकर न केवल भाषिक और पाठगत आधार पर तुलना हम करते हैं, अपितु इस तुलना का एक अन्य महत्वपूर्ण आधार होता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के साथ उनका मिलान करना। यानी कि जो स्रोत भाषा है और जब उसका अंतरण लक्ष्य भाषा में एक अनुवादक करता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों के साथ तालमेल बिगड़ गया हो या वो तालमेल ना बैठता हो। इसका एक अनुवादक को विश्लेषण करना पड़ता है और पुनः उसमें सुधार की यदि कहीं संभावना लगती है, तो उसमें सुधार करना पड़ता है। मूल्यांकनकर्ता पाठ के प्रकाशन से पूर्व तथा उपरांत मूल पाठ, अनुदित पाठ का मिलान करके अपनी टिप्पणी देते हुए सहायता से अनुवाद को यथासंभव सुधारा जा सकता है, इसका ध्यान रखता है। तुलनात्मक विश्लेषण में मूल्यांकनकर्ता विभिन्न आधारों पर मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ता है, जिसके अंतर्गत मूल्यांकन का आधार कभी मूल पाठ होता है, कभी लक्ष्य समाज या मूल्यांकन समाज से लेकर सभी आधारों पर किया जाना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। उसमें उत्तम अनुवाद से तुलना भी एक महत्वपूर्ण आधार हम समझ सकते हैं। तो तुलनात्मक विश्लेषण किसी अनुवाद का बहुत आवश्यक होता है एक अनुवाद के लिए, जिससे एक अच्छे अनुवाद को हासिल करने के लिए एक अनुवादक को गुजरना पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, अनुवाद प्रक्रिया का महत्व क्या है? इसके पूर्व में आपने देखा होगा कि अनुवाद पाठ का अध्ययन, पाठ का विश्लेषण, इसके बाद अनुवाद की प्रक्रिया की महत्ता अपने आप में स्पष्ट हो जाती है। फिर भी अनुवाद प्रक्रिया का महत्व क्या हो सकता है, इन बिंदुओं पर भी हम विचार करते हैं। सर्वप्रथम अनुवादकार स्वयं में जैसा कि विदित है, एक जटिल और बहुत ही श्रम साध्य क्रिया है। अनुवाद करते समय अनुवादक को परकाया में प्रवेश करना होता है, उसकी मूल भावनाओं को समझना होता है, चिंतन और दृष्टिकोण को समझना होता है। किसी पाठ को पाठक की तरह पढ़ना और अनुवादक की तरह पढ़ने में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। पाठ पढ़ते हुए आप उसका सतत आनंद ले सकते हैं, लेकिन अनुवाद करते समय प्रत्येक पंक्ति पर रुकना पड़ता है, प्रत्येक शब्द के लिए सही पर्याय खोजना पड़ता है, प्रत्येक अभिव्यक्ति को उचित तरीके से पुनः प्रस्तुत करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो एक अनुवादक कभी भी एक कृति का अध्ययन करते समय उसका रसास्वादन उस रूप में नहीं कर पाता है, जैसे कि एक पाठक करता है। क्योंकि पाठक के लिए केवल उस कृति को पढ़ लेना और उस कृति से अप अच्छी-अच्छी बातों को ग्रहण करते हुए चले जाना ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है, जिसमें वो आनंदित भी होता है, हर्ष विषाद का भी अनुभव करता है। लेकिन उसके सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं रही होती है, वह एक प्रवाह में, एक लय में, वो एक तन्मयता के साथ उसे उसका अध्ययन करता चला जाता है। लेकिन पाठक के लिए, अनुवादक के लिए इस तरह का अनुभव या रसास्वादन करना एक कृति का संभव नहीं होता है, क्योंकि उसके सामने उसका अनुवाद करना महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है, जिस पर वो लगातार एक-एक शब्द पर, एक-एक बिंदु विचार पर वो सोचते हुए चलता है। अनुवाद प्रक्रिया को बेहद सरल उदाहरण से हम समझ सकते हैं। हम में से हर कोई
फ़िल्म देखता है, धारावाहिक देखता है, किसी फ़िल्म या धारावाहिक को देखते हुए अ, उसकी जो निर्माण प्रक्रिया है, उस पर यदि हम विचार करें, तो पाएँगे कि सामने प्रस्तुत जो दृश्य है, उसके निर्माण करने में फ़िल्म निर्देशक निर्देशक से लेकर पूरी टीम को कितना श्रम करना पड़ता है। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है एक दर्शक के लिए, क्योंकि दर्शक के सामने जो प्रस्तुत दृश्य है अ, वह उसे केवल देख रहा होता है और वो भी पूर्ण रूप में देख रहा होता है। दृश्य निर्माण के समय में वह उसके विभिन्न तकनीकी दृष्टिकोण पर विचार नहीं करते होंगे। उनके इन प्रयासों के माध्यम से एक खूबसूरत फ़िल्म, धारावाहिक, गीत आदि उसके सामने प्रस्तुत होते हैं। ठीक इसी प्रकार, इसी तरह से अनुवादक को भी किसी पाठ के अनुवाद में इतनी ही तकनीकी समस्याओं से उलझना पड़ता है, गुज़रना पड़ता है। तब कहीं जाकर एक मुकम्मल पाठ या अनुवाद हमारे सामने आ पाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अनुवाद की इस पूरी प्रक्रिया में अनुवादक के इसी कठिन परिश्रम की ओर संकेत करना अ, एक आलोचक का, एक व्याख्याता की आवश्यकता हो जाती है। किसी पाठ को पूरी तरह से समझे बिना तथा उसे आत्मसात किए बिना अनुवाद कार्य करना संभव नहीं है। अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों से गुजर कर ही अनुवादक पाठकों के समक्ष एक अनुदित पाठ करने में सक्षम हो पाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो अनुवाद प्रक्रिया की तुलना खूबसूरत कपड़े से की जा सकती है, जिसकी बुनाई के अनेक सोपानों से गुजर कर वह हमारे सामने आ पाता है। इस पूरी प्रक्रिया में, निर्माण प्रक्रिया में जितना समय लगता है, श्रम लगता है, बुद्धि लगती है, उसके निर्माण में उसका योगदान रेखांकित हो पाता है। तो अनुवाद प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण चरणों में पाठ अध्ययन, पाठ विश्लेषण, भाषांतरण, प्रतिस्थापन और तुलनात्मक विश्लेषण, इस इन सभी का अनुवाद में विशेष महत्व होता है। इन सभी चरणों से गुजर कर ही कोई पाठ अंतिम रूप को प्राप्त कर पाता है। इसके लिए हमारे समक्ष उपलब्ध अनुदित पाठ की संरचना की दृष्टि से अनुवाद प्रक्रिया के चरण विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि इसी जटिल प्रक्रिया से गुजरते हुए उसकी अदम्य मेहनत, लगन और समर्पण से अनुवादक हमें अज्ञात की ऐसी दुनिया में ले जाता है, जो इसके पूर्व हमारे लिए अनदेखी और अनजान होती है। फिर भी अनुवादक के प्रयास से जब एक पाठक एक ऐसी दुनिया में पहुँचता है, जिसके पूर्व वह कभी उस तरह की दुनिया से परिचित नहीं हुआ होता है, तो उसे बड़ा ही अद्भुत और अद्वितीय लगता है। विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के सृजनात्मक और ज्ञानात्मक साहित्य की यह संपदा हम तक पहुँच पाती है, तो यह केवल एक अनुवादक के माध्यम या उसकी कड़ी मेहनत का ही प्रतिफल है। हम व्यापक समाज से जुड़कर न केवल समृद्ध होते हैं, अपितु विश्व नागरिक बनने की ओर अग्रसर होते हैं, और विश्व नागरिक बनने की ओर अग्रसर कराने में जो महती भूमिका का निर्वहन करता है, वह अनुवादक करता है। तो इस प्रकार से निर्विवाद रूप से अनुवाद करने की इस प्रक्रिया का जो महत्व है, जो उसका उसकी उपयोगिता है, वह निर्विवाद रूप से अत्यधिक अत्यधिक है, और हम इसकी महत्ता को समझते हुए भी उसके इन विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। अब इसी क्रम में हम अनुवाद के विभिन्न साधनों पर विचार करेंगे कि वे कौन से विभिन्न साधन होते हैं, जिनको इजाद करके एक अनुवादक अनुवाद प्रक्रिया को पूर्ण करता है, और उसी की एक अनुवाद करने की उसी श्रृंखला में हम विविध साधन जो एक अनुवादक अनुवाद करते समय उपयोग में लाता है, उन पर विचार करेंगे। विद्यार्थियों, अनुवाद जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। मूल पाठ में एक भाषा में लिखे गए पाठ को दूसरी भाषा और उसके माध्यम से दूसरे समाज, संस्कृति में लाना अनुवादक का कार्य होता है। ऐसा करते हुए उसे मूल लेखक की मनःस्थिति, उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक स्तर तक पहुँचना बहुत कठिन कार्य होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उसे परकाया प्रवेश करना भी हम कह सकते हैं। वैसे मूल रचनाकार भी सृजन करते समय परकाया प्रवेश की स्थिति से गुजरता है, किंतु अनुवाद के स्तर पर आकर यह परकाया प्रवेश दोगुना कठिन और मुश्किल का कार्य हो जाता है। इसलिए अनुवाद को एक दुस्साध्य कार्य करने का उपक्रम करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। अनुवाद करते समय अनुवादक से ये अपेक्षा की जाती है कि वो 2 भाषाओं के साथ-साथ 2 समाज को भली-भाँति जानता होगा, 2 संस्कृतियों को
बाखूबी समझता होगा और दो विभिन्न परिवेशों से वह परिचित होगा। वस्तुतः असंभव नहीं होना, नहीं तो कठिन अवश्य है कि एक अनुवादक किस प्रकार से इस प्रक्रिया से गुजरता होगा। इसलिए अनुवादक को अनुवाद करते समय विभिन्न ज्ञान स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। अनुवादक के इन सहायकों को ही अनुवाद के विभिन्न साधन या उपकरण हम कहते हैं। इन विभिन्न साधनों में विभिन्न प्रकार के कोश जिनका उपयोग एक अनुवादक करता है, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से परिचित होता है, उनका लाभ लेता है अपनी अनुवाद करने की इस प्रक्रिया से गुजरते हुए। तरह-तरह की वेबसाइट, कंप्यूटरीकृत कोश या विश्वकोश, शब्दकोश, मशीनी अनुवाद आदि की महत्वपूर्ण भूमिका एक अनुवादक के लिए हो जाती है। इकाई के इस भाग में हम इन विभिन्न साधनों पर विस्तार से चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि अनुवादक की मदद के लिए और अनुवाद कर्म को सफल बनाने के लिए अनुवाद के विभिन्न उपकरण बेहद अ, कारगर सिद्ध होते हैं। इन महत्वपूर्ण उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विभिन्न प्रकार के कोशों की होती है। यहाँ हम कोशों के विभिन्न प्रकारों पर बात करें तो उन पर हम विचार कुछ बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। सर्वप्रथम कोश की परिभाषा क्या हो सकती है, इस पर विचार करना आवश्यक है। हिंदी शब्द सागर के अनुसार कोश वह ग्रंथ है जिसमें अर्थ और पर्याय सहित शब्द इकट्ठे किए गए हैं। वह एक तरह का कोश हो सकता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में यदि हम कहें तो उनका मानना है कि कोश ऐसे संदर्भ ग्रंथ को कहे जाते हैं जिसमें भाषा विशेष के शब्दादि शब्दादि का संग्रह हो या संग्रह के साथ उनके सही या उसी या दूसरी या दोनों भाषाओं के अर्थ, पर्याय, प्रयोग या विलोम या विशिष्ट अथवा विभिन्न विषयों की प्रविष्टियों की व्याख्या, नामों, स्थान, व्यक्ति आदि का परिचय या कथनों आदि का संकलन क्रमबद्ध रूप से किया गया हो, ऐसे ग्रंथ को हम कोश कह सकते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कोशों का विभाजन दो भागों में किया है। पहला वो मानते हैं कि भाषिक कोश होता है और दूसरा भाषेतर तरह का कोश होता है। भाषिक कोश के अंतर्गत वे कोश आते हैं जिनका सरोकार सीधा-सीधा भाषा से होता है। इसके दायरे में एक भाषिक कोश, द्विभाषिक कोश, बहुभाषिक कोश, पर्याय कोश, थिसारस, मुहावरा, लोकोक्ति कोश इत्यादि आते हैं। भाषेतर कोश के अंतर्गत भोलानाथ तिवारी जी कोश के उन प्रकारों से की चर्चा करते हैं जिनका क्षेत्र भाषा तक सीमित नहीं होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो वे कोश जिनका उपयोग हम शब्द का अर्थ ढूंढने के लिए नहीं अपितु अवधारणा अथवा संकल्पना का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, उसके मायने और भाषा विशेष में उसका स्थान और उसकी उपयोगिता जानने के लिए करते हैं। ऐसे कोश भाषेतर कोश के अंतर्गत आते हैं जिसकी चर्चा भोलानाथ तिवारी जी अपने कोश ग्रंथ में करते हैं। भाषेतर कोशों में विश्वकोश, साहित्य कोश, धार्मिक कोश, विषय कोश इत्यादि की का उल्लेख हम कर सकते हैं। तो इन कोशों पर हम क्रमवार चर्चा करें तो सर्वप्रथम हम एक भाषिक कोश की बात करते हैं। एक भाषिक कोश से आशय है कि जिनमें एक भाषा के शब्दों के उसी भाषा में अर्थ दिए जाते हैं, उसे हम भाषिक कोश कहते हैं। और उदाहरण के लिए जैसे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी हुई या कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी इन इंग्लिश हुई, डॉक्टर हरदेव द्वारा संपादित हिंदी शब्दकोश हुआ या रामचंद्र वर्मा द्वारा संपादित मानक हिंदी कोश हुआ। ये एक भाषिक कोश का प्रयोग एक ही भाषा के भीतर शब्द की विभिन्न अर्थ छवियों को जानने के लिए किया जाता है। कई बार एक भाषिक कोश का प्रयोग कठिन शब्द के सरल या सरलतम अर्थ को जानने के लिए भी किया जा सकता है। साथ ही एक भाषिक कोश में कई बार किसी शब्द की तुलनात्मक रूप से विस्तृत अर्थ भी मिल जाता है। इसी प्रकार यदि हम द्विभाषिक कोश की बात करें तो द्विभाषिक कोश में अनुवाद कार्य के लिए द्विभाषिक कोश अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है। अनुवादक दोनों भाषाओं को जानने के लिए जितने भी दावे कर ले, किंतु मनुष्य की निश्चित सीमा होने के कारण वे किसी भी भाषा को पूर्ण रूप में नहीं जान सकते हैं। विदेशी भाषाओं के संदर्भ में तो यह कथन और समीचीन हो जाता है,
स्रोत भाषा के पाठ को पढ़ते और अनुदित करते समय ऐसी कई समस्याएं पाठक अथवा अनुवादक के सामने आती हैं। द्विभाषिक कोश ऐसी स्थिति में बेहद उपयोगी सिद्ध होता है। साथ ही द्विभाषिक कोश में शब्दों के अर्थ के साथ साथ उनके सही उच्चारण, उनके प्रयोग, किस प्रकार उनका प्रयोग किया जाना है, किस प्रकार उसमें अ, लय और त्वरा का ध्यान रखना है, इत्यादि का सही ज्ञान एक अनुवादक प्राप्त कर पाता है। उदाहरण के तौर पे संस्कृत हिंदी शब्दकोश हुआ, वामन शिवराव आमटे जी का, या फादर कामिल बुल्के का अंग्रेजी हिंदी कोश हुआ, या द्विभाषिक कोश कोश के बेहतर उदाहरण हमारे सामने आते हैं। इसी प्रकार बहुभाषिक कोश की यदि हम बात करें, तो बहुभाषिक कोश में हमारा आशय है कि जिसमें 2 से अधिक भाषाओं में अर्थात अर्थात दिए गए हों, उसमें अर्थ दिया गया हो 2 से अधिक भाषाओं में। बहुभाषिक कोश का जो प्रयोग है, उस स्थिति में होता है जब अनुवाद करते समय 2 भाषाओं के बीच एक सेतु भाषा का भी प्रयोग किया जाए। उदाहरण के लिए कोई एक भाषा नहीं आती है, तो वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा के माध्यम से अनुवाद कार्य कर सकते हैं। त्रिभाषिक कोश के अतिरिक्त भी कई भाषाओं के कोश उपलब्ध होते हैं, जो अनुवाद की आवश्यकता और भाषा की संप्रेषणता को ध्यान में रखते हुए निर्मित किए जाते हैं। ऐसे कोशों की बहुत महत्ता होती है, क्योंकि ऐसे कोशों के माध्यम से अन्य भाषाओं में कम ज्ञान रखते हुए भी कभी-कभी प्रयासजन्य तौर पर एक अच्छा अनुवाद बन पाता है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर शिव प्रसाद भारद्वाज का अ, संस्कृत हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश है, जिसमें संस्कृत के समान हिंदी में शब्द दिए गए हैं और हिंदी का उन्हीं शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ है। यानी कि अंग्रेजी के एक अर्थ से हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं के शब्दों का ज्ञान एक पाठक को आसानी से हो जाता है। इसी प्रकार शब्दकोश के इन संग्रहों में, ग्रंथों में एक आता है थिसारस। थिसारस का एक अनुवादक के लिए बहुत महत्व होता है। थिसारस से हमारा तात्पर्य है एक ऐसे ऐसे कोश से जिसमें अवधारणाओं या संकल्पनाओं के आशय के अनुसार शब्दों का संयोजन किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो थिसारस के अंतर्गत एक शब्द के साथ उसकी अवधारणा से मिलते अन्य शब्द, मुहावरे, भाषिक प्रयोग आदि एक ही स्थान पर हमें मिल जाते हैं, जिससे हमें इसके लिए बहुत भटकना नहीं पड़ता है और इससे अनुवाद में बहुत सहूलियत हो जाती है। ऐसे में रचनाकार अथवा अनुवादक को एक अर्थ या उससे अधिक अर्थ मिलने वाले अर्थों या अन्य अर्थों की खोज में भटकना नहीं पड़ता है उसे, और थिसारस तथा पर्यायकोश की अवधारणा में कुछ समानता देखी जाती है। हालांकि दोनों ही कोशों में एक ही शब्द के विभिन्न पर्याय, उनके विस्तृत अर्थ दिए होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं से पर्याय कोश या थिसारस एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं। अरविंद सहज समानांतर कोश अरविंद कुमार तथा कुसुम कुमार का है, जो इस दृष्टि से एक बेहतर उदाहरण है। अब अगली कड़ी में हमारे ये चर्चा करें तो लोकोक्ति या मुहावरों का कोश है। तो मुहावरा और लोकोक्त कोश में हम समाज, संस्कृति और परंपराओं के साथ-साथ भाषा के अंतर गुंफन का परिचय प्राप्त करते हैं। एक भाषा के केवल शब्दों का नहीं बल्कि संस्कृतियों का जो भी घाल-मेल होता है, वो मुहावरों, लोकोक्तियों के कोश के माध्यम से हम उन तक पहुँच पाते हैं आसानी से। अनुवादक को अनुवाद तथा विशेष तौर पर सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद के दौरान अनेक प्रकार की भाषागत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और भाषागत समस्याओं से जूझते हुए अनुवादक को भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भाषा पर रचनाकार की पकड़ की ओर इंगित करता है। वहीं इनका सही से अनुवाद भाषा पर अनुवादक की सही पकड़ का भी द्योतक होता है। मुहावरे, लोकोक्तियों का अनुवाद अपने आप में एक जटिल कार्य है, जिसे ध्यान में रखते हुए विभिन्न भाषाओं में मुहावरों और लोकोक्तियों कोशों का निर्माण किया गया है। मुहावरों तथा लोकोक्तियों का अनुवाद करते हुए अनुवादक को बेहद सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ती है। भाषा का लाक्षणिक और व्यंजनापरक प्रयोग होने के कारण इनका अनुवाद भी अविधापरक नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में या तो अनुवादक को समतुल्य मुहावरे, लोकोक्तियों की खोज लोक भाषा में करनी पड़ती है,
अथवा मुहावरे लोकोक्तियों का सही अर्थ समझते हुए उनका यथासंभव अनुवाद करना पड़ता है। तो ये अनुवादक के लिए आवश्यक हो जाता है। इसलिए थिसारस इस दिशा में एक अनुवादक के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री होती है, जिसका उपयोग करते समय एक अनुवादक अपने अनूदित कृति को बेहतर कृति के रूप में पाठकों तक पहुंचा पाता है। इस प्रकार के कई थिसारस के मुहावरे और लोकोक्तियों के कोश हैं जो हमारे सामने आते हैं, और अंग्रेजी और हिंदी के कई ऐसे लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं जिनको हम देखेंगे कि उनका केवल मुहावरे में ही मुहावरे का रूप जो अंतरण है वो मुहावरे में करना ही उसके सही अर्थ को ध्वनित कर पाएगा। जैसे पे पानी में रहकर मगर से बैर, ये हिंदी का एक पानी में रहकर मगर से बैर एक मुहावरा है। टू फाइट विद पोप वाइल इन रोम। यदि हम इस अंग्रेजी के इस पूरे वाक्य का यदि हम लिटरल अनुवाद करके उसके अर्थ तक पहुंचना चाहें तो शायद कभी संभव ना हो। तो इसलिए अ, हमें इन मुहावरों के मूल अर्थ को समझना होगा, इन लोकोक्तियों के मूल अर्थ तक पहुंचना होगा, तभी हम उस कृति का अनुवाद कर पाएंगे। ऐसे कई ऐसे हिंदी में लोकोक्तियां और मुहावरे हैं जिनका हम उदाहरण दे करके इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका अंग्रेजी में अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद हिज टूल्स। अब इसमें नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अ बैड कारपेंटर्स क्वेरल्स विद हिज टूल्स। एक अगर इसका हम लिटरल अनुवाद करें तो अ बैड कारपेंटर एक एक बुरा बढ़ई या एक खराब बढ़ई, क्वेरल्स विद हिज टूल, अब वो अपने टूल्स से अपने औजार से लड़ता है, झगड़ता है। तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसको अगर हम लिटरल रूप में इसका अर्थ निकालेंगे तो शायद इस कभी भी हम मूल अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार से चोर चोर मौसेरे भाई, हम सभी सुनते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। दो यदि दोनों चोरी करने के पेशे से जुड़े हुए हों और आपस में मिल जाएं तो वो एक दूसरे के लिए बड़े मुफीद होते हैं, बड़े उनके लिए अनुकूल होते हैं और उनके बड़े सगे सहोदर हो जाते हैं। इसी को जब अंग्रेजी में हम देखते हैं कि बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऐसे मुहावरे हैं, ऐसी लोकोक्तियां हैं जिनका हमें यदि शाब्दिक अनुवाद में अर्थ लेना हो तो कभी भी हम मूल अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस संदर्भ में बहुत कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें डॉक्टर हरदेव बारी का मुहावरा और लोकोक्त कोश है जो द्रष्टव्य है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का अंग्रेजी हिंदी मुहावरा लोकोक्त कोश है जो अवलोकनीय है, और बद्रीनाथ कपूर जी का लोक भारती मुहावरा कोश भी इस दृष्टि से अवलोकनीय है, जिनका अध्ययन विद्यार्थी आगे चलकर कर सकते हैं। भाषांतर कोशों की यदि हम बात करें तो उनमें विश्वकोश, विषय कोश और साहित्य कोश बहुत प्रमुख हैं, जिनका उपयोग एक अनुवादक अपने अनुवाद की प्रक्रिया से गुजरते हुए करता है। इस प्रकार अनुवाद की जो प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के लिए जिस साधन और पुनरीक्षण का उपयोग एक अनुवादक करता है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब इसी क्रम में हम विश्वकोश की यदि बात करें भाषांतर कोश के अंतर्गत, तो विश्वकोश का अंग्रेजी पर्याय है इंसाइक्लोपीडिया। विश्वकोश में विश्व के अनेक विषयों का, जैसे धर्म हुआ, दर्शन हुआ, कला हुआ, इतिहास, भूगोल और संस्कृति, इन सब का समग्र रूप में विस्तृत अर्थ कहीं एक कोश में हमें मिल जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ऐसे कोश को हम विश्वकोश कहते हैं। और विश्वकोश चूंकि एक भाषा अथवा एक भाषा के निश्चित ज्ञान तक सीमित नहीं होता है, इसलिए इसकी गणना भाष्यतर कोशों में की जाती है। इसमें कोश के अनुसार वर्णानुक्रम का ध्यान रखा जाता है ताकि किसी भी शब्द अथवा अवधारणा को सरलता से खोजा जा सके। किसी भी शब्दकोश का उद्देश्य दिए गए शब्द के उसी अर्थ अथवा अन्य भाषा के अर्थ में ध्वनित होता है। इसी कारण यह सीमित भी होता है, और विश्वकोश से तात्पर्य ऐसे कोश से भी होता है जिसके अंतर्गत किसी एक शब्द अथवा अवधारणा को विभिन्न दृष्टिकोणों से तथा व्यापक रूप में समझा जा सकता है। अनुवादक चूंकि दूसरी और कई बार अपनी भाषा की संस्कृति, समाज और उससे जुड़ी हुई अवधारणाओं से भी पूरी तरह परिचित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में वह विश्वकोश की मदद से
न केवल अर्थ की तह तक पहुँचते हैं, अपितु उनका उचित अनुवाद भी करना संभव कर पाते हैं। तो इसलिए विश्वकोश का एक अनुवादक के लिए बहुत महत्व होता है और विश्वकोश के अध्ययन से एक अनुवादक अपनी अनुवाद की कृति को एक बेहतर कृति के रूप में पाठक को दे पाता है। इसके लिए नागरिक प्रचारणी सभा का हिंदी विश्वकोश है, जो जिसका अध्ययन विद्यार्थी लाइब्रेरी पुस्तकालयों की मदद से कर सकते हैं। अभय कुमार दुबे का समाज विज्ञान विश्वकोश है, जिसका उन्होंने अभय कुमार दुबे जी ने संपादन किया है और लोकनीय है। अब हम इसी क्रम में विषय कोश की यदि बात करें, जिसके अंतर्गत संबद्ध विषय या उससे जुड़ी हुई विभिन्न संकल्पनाओं, अवधारणाओं इत्यादि पर विस्तार से उल्लेख हमें प्राप्त हो जाता है। विषय कोश के अंतर्गत किसी शब्द विशेष का विषय विशेष में क्या अर्थ होता है, उसका क्या अर्थ ग्रहण करना उचित होगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। भाषा, दर्शन, समाज विज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र इत्यादि के कोश उस विषय के गहन अध्ययन से बहुत सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए मानविकी भाषा कोश या गृह विज्ञान परिभाषा कोश, गणित परिभाषा कोश, रसायन परिभाषा कोश इत्यादि ये हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली से प्रकाशित हुई हैं पुस्तकें, जिनको जो अवलोकनीय है इस संदर्भ में। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हम लोग साहित्य कोश की यदि बात करें, साहित्य कोश की, चूंकि साहित्य का भी कोश होना आवश्यक होता है, क्योंकि साहित्य के जो कोशगत अर्थ है वो केवल शब्दगत अर्थ होते हैं, ना कि साहित्य के संदर्भ को ध्यान में रख करके उनका अर्थ निर्धारित किया गया होता है। इसलिए साहित्य कोश की आवश्यकता पड़ी और साहित्य कोश लिखने की परंपरा भी हमें दिखाई देने लगी। जिस प्रकार विषय कोश किसी विषय के लिए, विषय के क्षेत्र में विशेष अध्ययन के लिए जाना जाता है या उपयोगी होता है, उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराता है, उसी तरह से साहित्य कोश साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न कालों, युगों, अवधारणाओं, प्रवृत्तियों, प्रयोगों और महत्वपूर्ण रचनाकारों इत्यादि के विषय में गहन अध्ययन हेतु जानकारी उपलब्ध करवाता है। विश्व साहित्य में कई अवधारणाएं प्रमुख रही हैं। वह सभी अवधारणाएं किसी एक समाज, राष्ट्र, संस्कृति की देन नहीं है। विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न समाज के साहित्य और साहित्यालोचन में नई अवधारणाओं की शुरुआत उन्हीं के माध्यम से हुई, जिन्हें समय समय पर अन्य भाषाओं के साहित्य में भी अपनाया गया। साहित्य अनुवाद करते समय एक अनुवादक के लिए ये अपेक्षित होता है कि वह इन विभिन्न अवदानों के विषय में समुचित जानकारी रखता हो, ताकि वह उनका यथोचित अनुवाद कर सके। ऐसी स्थिति में साहित्य कोश अनुवादक के लिए बहुत महत्व की सामग्री हो जाती है, और जिस सामग्री का उपयोग एक अनुवादक बाखूबी अपने अनुवाद में करता है। उदाहरण के लिए भारतीय भाषा परिषद का हिंदी साहित्य ज्ञान कोश अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी साहित्य कोश ग्रंथ भी इस दृष्टि से अवलोकनीय है। इन कोशों के अतिरिक्त परिभाषा कोश, उपभाषा कोश, अपभाषा कोश, उच्चारण कोश, व्युत्पत्ति कोश, सूक्ति कोश इत्यादि कोशों का भी मर्म एक अनुवादक के लिए समझना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अनुवादक जिन कृतियों का या जिन भी श्रुत भाषा का अनुवाद लक्ष्य भाषा में करता है, वह केवल उसकी रुचि का विषय नहीं होता है, अपितु उसके कार्य निष्ठा और उसकी प्रतिभा के लिए एक चुनौती का भी आधार होता है, जिसको किसी न किसी तरह से उसे पूरा करना पड़ता है। न कि केवल उसे संपन्न करना पड़ता है, बल्कि उसे बेहतर अनुवाद के रूप में पाठकों तक पहुंचाना होता है। तो इस नाते से उसके लिए व्युत्पत्ति कोश, उच्चारण कोश, विलोम कोश, सूक्ति कोश और अपकोश, उपकोश इत्यादि कोशों का भी अध्ययन करना एक अनुवादक के लिए आवश्यक हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुवादक समय समय पर उपर्युक्त विभिन्न प्रकार के कोशों का अध्ययन करता है और उसे करना चाहिए। ज्ञान की सामग्री का भी है। कंप्यूटरीकृत जो विभिन्न कोश हैं या मशीनी अनुवाद के विभिन्न सॉफ्टवेयर हैं, जिनकी सहायता से अनुवादक अनुवाद कर्म के दौरान उनका उपयोग करता है, उनसे सहायता प्राप्त करता है।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनुवादक के लिए इन साधनों का बहुत महत्व होता है, जिनके माध्यम से एक अनुवादक किसी कृति का एक उम्दा अनुवाद कर पाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अनुवाद के विभिन्न साधनों की उपयोगिता क्या हो, इस पर हम विचार करते हैं। अनुवाद में विभिन्न या विविध साधनों की उपयोगिता निश्चित रूप से सर्वविदित है, फिर भी हम इस पर बात करते हैं। अभी तक इस बात का अनुमान हमारे विद्यार्थियों ने लगा लिया होगा कि अनुवाद कितना महत्वपूर्ण कार्य है और कितना चुनौती भरा और जटिल कार्य है। फिर भी एक अनुवादक इसे पूर्ण करता है और उसे पूर्ण करने में जिस प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता है, वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिससे हम लोग परिचित होते चल रहे हैं। अब इसी कड़ी में अनुवाद में विविध साधनों की उपयोगिता क्या है, इस पर हम विचार करते हैं। हम जानते हैं कि अनुवाद एक बेहद कठिन कार्य है। यह जटिलता विभिन्न प्रकार के पाठों के अनुसार विभिन्न प्रकार की होती है। उदाहरण के लिए साहित्य के अनुवाद की बात करें तो साहित्य की भाषा, मुहावरा, लोकोक्ति आदि का प्रयोग, लेखक तथा रचनाकार का प्रवेश क्या है, यह भी जानना आवश्यक हो जाता है। रचना की विधा क्या है, उसका शिल्प, भाषा शैली आदि अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो साहित्य को ज्ञान की अन्य शाखाओं से अलग बनाती हैं। साहित्य की ये सभी विशेषताएं ही अनुवादक के लिए एक चुनौती भरा कार्य होती है। उसके समय समक्ष एक चुनौती खड़ा करती हैं, जिनसे अनुवादक को दो चार होना पड़ता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह ज्ञानात्मक साहित्य जैसे इतिहास हुआ, प्रौद्योगिकी हुई, प्रशासनिक, दर्शन, विज्ञान अपनी विशेषताएं होती हैं, जिनमें पाठ विशेष के अनुवाद के दौरान क्षेत्र अथवा विषय विशेष की न केवल जानकारी अपितु अद्यतन सूचनाएं, भाषा प्रयुक्ति, प्रयोग के क्षेत्र, भाषा की सीमाएं, शक्तियां, विषय विशेष से संबंधित कोश तथा पारिभाषिक शब्दावली की जानकारी अनुवादक से अपेक्षा की जाती है। साहित्य की तुलना में ज्ञानात्मक साहित्य की भाषा अभिधात्मक तथा एकार्थी होती है और ये आवश्यक है कि अनुवादक को न केवल दो भाषाओं की जानकारी हो, अपितु उससे अपेक्षा की जाती है कि उसको पारिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में भी एक बेहतर जानकारी होगी। अनुवाद कार्य में विभिन्न साधनों की उपयोगिता को अनुवाद विषय को ध्यान में रखकर ही समझा जा सकता है। जैसे यदि साहित्य का अनुवाद कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार की समस्या आएगी, ये पाठ पर भी आधारित होता है। वस्तुतः साहित्य अर्थात सृजनात्मक साहित्य में संस्कृति, समाज, लेखक का अपना परिवेश, भाषा में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपभाषा, विशिष्ट प्रयोग आदि कई तरह की समस्याएं आती हैं, जिनके समाधान के लिए अनुवादक को विभिन्न प्रकार के कोशों की आवश्यकता पड़ती है तथा इनका अध्ययन हमें अलग-अलग से करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ज्ञानात्मक साहित्य, वो चाहे भूगोल हो, गणित हो, विज्ञान हो और इतिहास हो, आदि के अनुवाद के लिए भाषा की शब्द शक्त से अधिक मूल भाषा के लक्ष्य भाषा में उचित पर्याय मिलना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जिनके लिए अनुवादक को विशेष विषय के पारिभाषिक कोश और पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वो उल्लेखनीय ग्रंथों का उपयोग करता है। इसी तरह विधि साहित्य हुआ या कार्यालयी साहित्य हुआ, बैंकिंग साहित्य हुआ, आदि के लिए भी क्षेत्र विशेष की उचित जानकारी होना एक आवश्यक आवश्यक होता है अनुवादक के लिए। उनकी वेबसाइट, उपलब्ध नवीनतम सूचना और पारिभाषिक शब्दावली की भी आवश्यकता अनुवादक को पड़ती है। तो स्पष्ट है कि अनुवाद को एक अच्छा अनुवाद बनाने के लिए ये अनुवाद के विभिन्न साधन या उपकरण बेहद कारगर साबित होते हैं और इन सामग्रियों का एक अनुवादक को बिना किसी विवाद के इनका सहयोग लेना पड़ता है और तभी वह एक अच्छा अनुवादक बन पाता है। अब हम बात करते हैं अनुवाद पुनरीक्षण की। अनुवाद पुनरीक्षण से हमारा अभिप्राय है, अनुवाद की प्रक्रिया की चर्चा करते हुए तीन प्रमुख मुख्य प्रक्रियाओं पर विस्तार से हमने पहले ही बताया था, जिनमें विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन की बात आई थी। इसी पुनर्गठन को भाषांतरण तथा पुनर्स्थापना के संदर्भ में समझा जा सकता है। तुलनात्मक विश्लेषण की भी चर्चा की है, जिसका अर्थ है कि अनुदित पाठ और स्रोत पाठ की
दोनों के बीच में तुलना की जाना। इसी क्रम में एक अन्य बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है पुनरीक्षण की। पुनरीक्षण शब्द पुनः ईक्षण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पुनः देखना। अनुवाद के संदर्भ में पुनः ईक्षण से तात्पर्य है कि अनूदित पाठ का पुनः पाठ और उसमें अपेक्षित सुधार का। मतलब सीधे शब्दों में हम कहें कि एक अनुवादक जिस कृति का अनुवाद कर चुका होता है, अनुवाद करने के बाद उसे उसका पुनरीक्षण करना चाहिए, उसको पुनः देखना चाहिए, पुनः उसका विश्लेषण करना चाहिए, पुनः उसका पाठ करना चाहिए और यह सब कुछ करते हुए उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी कमियों को अपने से ही जानने की कोशिश करेगा और क्योंकि एक अनुवादक अपनी की हुई कृति का, अपनी की हुए अनुवाद का जब पुनरीक्षण करेगा, तो उसके उन कमज़ोर पक्षों से वो परिचित होगा, जिन्हें वो सुधार सकता है आसानी से और उसके सुधारने के उपरांत ही वह पाठकों को और बेहतर रूप में उसके सामने विषय का ज्ञान होना तो आवश्यक है और जब 2 भाषाओं का ज्ञान एक अनुवादक को होता है, तो वो उस कृति को लक्ष्य भाषा से स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुदित करने में उसको काफ़ी सहूलियत होती है। तो ऐसे में हम जान सकते हैं कि सही जानकारी के बावजूद भी अनुवादक को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को ही अनुवादक की चुनौतियाँ कही जाती हैं। ये सभी समस्याएँ भाषागत, संस्कृतगत, विषय के ज्ञान से संबंधित या अनेक कारणों से भी युक्त हो सकती हैं और अनुवादक इसी क्रम में सबसे पहले स्रोत भाषा का विस्तार से अध्ययन करता है, उस पर मनन करता है, चिंतन करता है और तदुपरांत वह उसमें यथोचित सुधार करने की कोशिश करता है। अनुवादक इसी क्रम में सबसे पहले स्रोत भाषा का विस्तृत अध्ययन करता है, फिर उसके पश्चात पाठ का विश्लेषण करता है और पाठ का विश्लेषण करते समय वह अंततः भाषांतरण की प्रक्रिया में आता है। इतनी सब सावधानियाँ बरतने के बावजूद भी अनुवादक से अनेक त्रुटियाँ हो जाती हैं। संभवतः जो स्वाभाविक भी है एक अनुवादक के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए, ऐसी स्थिति में मुद्रण से पूर्व अनुदित पाठ को फिर से पढ़ा जाना, पुनरीक्षण का यह कार्य स्वयं अनुवादक अथवा अन्य किसी व्यक्ति अथवा दोनों का एक समूह भी कर सकता है। पुनरीक्षण कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो उसका निष्ठावान होना, समर्पण और तटस्थता के साथ यदि पुनरीक्षण किया जाता है, तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आ सकते हैं। अनुवादक से हुई सामान्य भूलों अथवा त्रुटियों को पकड़कर उसमें अपेक्षित सुधार करना, उसे बेहतर पाठ बनाना पुनरीक्षक का प्रमुख कार्य होता है। पुनरीक्षण की इस प्रक्रिया को और बेहतर समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से उसे समझ सकते हैं। तो जिन उदाहरणों का हम कई बार ऐसा देखते हैं कि उनका अनुवाद कुछ अजीबो-गरीब तरीके से हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम पुनरीक्षण के माध्यम से उन त्रुटियों को सुधार सकते हैं। अनुवादक का काम केवल अनुवाद करना नहीं है, जैसा कि पहले ही हमने बताया था, अपितु यह भी निश्चित करना होता है कि जो मूल पाठ है, उसमें कही गई बातें लक्ष्य भाषा में पूर्णतः संप्रेषित हो सकें। इसलिए अनुवादक को अनुवाद करते समय इस बात का सर्वाधिक ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे ही एक अनुवाद की दृष्टि से दोनों ही एक वाक्य के साथ इस बात को मैं समाप्त करूँगा कि मास लिटरेसी इज़ इंडियाज़ सिन एंड शेम मस्ट बी लिक्विडेटेड। अब इसका हिंदी अनुवाद जन साधारण की निरक्षरता भारत का पाप तथा बदनामी है और इसे परिसमाप्त करना चाहिए। उपयुक्त अनुवाद इसका क्या होगा? व्यापक निरक्षरता भारत के लिए बेहद शर्मनाक है और इसका निवारण करना होगा। तो इस तरह से यदि हमने उसका शाब्दिक अनुवाद कर दिया, तो अर्थ की जगह उसका एक अनर्थ रूप में भाव हमारे सामने आ जाता है, जिसका एक अनुवादक को ध्यान रखना सर्वाधिक आवश्यक होता है। अनुवाद की दृष्टि से दोनों ही वाक्य ठीक है, किंतु संप्रेषण की दृष्टि से देखा जाए, तो इनमें एक महत्वपूर्ण त्रुटि थी। पुनरीक्षण मूल और अनुदित पाठ का पुनः विश्लेषण करता है, वाक्य की आत्मा को पूरी तरह समझने का प्रयास करता है और पाठ का पुनरीक्षण हो जाने से उसमें बहुत उपयुक्तता और सहूलियत आ जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अनुवाद करते समय हम एक अनुवादक किन साधनों का उपयोग करता है और किन प्रक्रियाओं और पुनरीक्षण से गुजरता है। तो
जिसमें हर चरण की अपनी महत्ता होती है और इन सारी प्रक्रियाओं को एक रूप में देखने से तब कहीं जा कर के एक अच्छा अनुवाद हमारे सामने आ जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान को हम यहीं विराम देते हैं और अगले अगले व्याख्यान में हम पुनः अनुवाद की अन्य पक्षों पर उसके बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।